हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टॉकलाइंस इंडिया में। जहां पे हम कॉम्प्लेक्स ब्रोकर रिपोर्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। आज का वीडियो में हम बात कर रहे वाले हैं एक बासमती एक्सपोर्टर कंपनी की, जो कि है एलटी फूड्स के बारे में, जिसके ऊपर मोतीलाल ओसवाल ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है विद बाय रेटिंग दिया गया है, जिसका टारगेट है 500, जो करंट प्राइस से लगभग लगभग 22% अपसाइड दिखाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ब्रोकर इतने बुलिश क्यों है इसके ऊपर। तो ब्रोकर की बात कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट निकाली है 10 अप्रैल 2026 को। दोस्तों ये बात ध्यान में रखें कि रिपोर्ट है 10 अप्रैल 2026 की। आज हम वीडियो देख रहे हैं 16 अप्रैल 2026 को। ये बात जरूर ध्यान में रखिए। और मोतीलाल ओसवाल की बाय रेटिंग है करंट मार्केट प्राइस, यानी कि जब उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी 10 तारीख को, तब प्राइस था 410 के हिसाब से निकाली थी। टारगेट प्राइस है 500, तो अपसाइड लगभग हो जाता है 22% का। कंपनी को समझने के पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं कि स्टॉकलेंस इंडिया ना ही सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है, ना सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, ना ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। ये जो प्रेजेंटेशन है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए दी गई है। ये रिपोर्ट में जो भी बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन है वो हमारी नहीं है, वो ब्रोकर की है। जैसे इस रिपोर्ट में हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की बाय रेटिंग, तो वो मोतीलाल ओसवाल रिसर्च की तरफ से है, मेरी नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले मैंने और एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मेरा एज अ ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल रिसर्च एंड सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी भी तरह से उनसे एसोसिएटेड नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स आ रही है, पब्लिकली अवेलेबल जो रिपोर्ट्स है, इंटरनेट है वो, व्हाट्सएप चैनल्स हुए, टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे जो रिपोर्ट्स अवेलेबल होती है वो बेसिस पे मैं सिर्फ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। और जो मेन पॉइंटर्स हैं या जो मेन हाइलाइट्स है कंपनी की, वो यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि जो रिटेल निवेशक है या जो नए निवेशक हैं, बिगिनर्स हैं, उनको काफी आसानी हो जाती है। नहीं तो ये रिसर्च बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, समझना मुश्किल होती है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ और पॉइंटर्स होंगे रिसर्च में जो मैंने मिस आउट कर दिया होगा, या मेरे हिसाब से वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो मैंने नहीं डाला होगा, या मैं मिस आउट भी कर दिया होगा। क्योंकि समझिए कि मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये छोटे से टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी रिपोर्ट को पूरा समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और लंबी वीडियो बनाते नहीं है बिकॉज, क्योंकि लोग देखते नहीं है या लोग जल्दी बोर हो जाते हैं। तो मैं शॉर्ट और क्रिस्प बनाना चाहता हूँ, तो जिसके कारण से काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज, हाइलाइट्स, और न्यूज नहीं बोलूंगा बट पॉइंटर्स या हाइलाइट्स मिस भी हो सकती है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार रिपोर्ट पढ़ लीजिए, खुद की स्टडी कर लीजिए, या अपने कोई किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं एल एन टी फूड्स, जिसका मार्केट कैप है लगभग 14,300 करोड़। 52 वीक हाई है 519, 519 का। 52 वीक लो है 329, 329 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, जो कि है दिसंबर 2025 का। मैं अभी मार्च क्वार्टर के बाद अपडेट होगा, जो मेरे पास नहीं है डेटा, तो मैं अब दिसंबर 2025 की बात करते हैं कि क्वार्टर एंड पे क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न था। तो प्रमोटर्स के पास था 51%, एफ आई जो लोकल म्यूचुअल फंड के पास है 15.2%, पब्लिक एंड अदर्स के पास है 33.8%। अब सबसे पहले हम एल एन टी फूड्स को समझते हैं। सबसे पहले कंपनी को समझ लेते हैं कि एल एन टी फूड्स एक ग्लोबल एफएमसीजी कंपनी है, जो प्रीमियम बासमती राइस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं दावत इंडिया में और रॉयल इंटरनेशनल मार्केट। कंपनी का प्रेजेंस 80 से ज्यादा कंट्रीज में है, यस 80+ कंट्रीज में है। और खास बात यह है कि लगभग 46% रेवेन्यू यूएस मार्केट से आते हैं। देखिए, ये खास बात है कि 46% रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। पर ये आज के जमाने में, या मैं कहूँगा आज के टाइम पे, जो ड्यूटीज बढ़ाने की बात होती है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ड्यूटी बढ़ाई गई थी, फिर उसको कम भी कर दी गई है, तो काफी सारा बेनिफिट भी हुआ है कंपनी को, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा कंपनी का, तो ये हमने बात कर ली दावत और रॉयल की, ठीक है, दावत इंडिया में और रॉयल इंटरनेशनल मार्केट में। और इसके अलावा कंपनी का एक ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट भी है, जिसे यूको प्योर के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑर्गेनिक होता है। तो हम इन्वेस्टमेंट थीसिस बात करते हैं कि ब्रोकर जी इस पर क्यों बुलिश है। आज अगर मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च तो अगर बुलिश है, तो क्यों बुलिश है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या पॉजिटिव ट्रिगर है इनके ऊपर।
एक तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी है जो कंपनी को प्राइसिंग पावर देती है। डाइवर्सिफाइड ग्लोबल प्रेजेंस है जो रीजनल रिस्क को कम करता है, वो अलग अलग देशों में, जैसे मैंने बोला 80+ कंट्रीज में है, तो वहां पे बेनिफिट मिल जाता है कि इम्प्रूव बैलेंस शीट है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक पोटेंशियल वैल्यूएशन री रेटिंग का पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी है। ये सब फैक्टर मिलकर एल फूड को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक्टिव बनाते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं पहला, जो यूएस टैरिफ रिडक्शन हुआ है। सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि यूएस टैरिफ रिड्यूस हुई। पहले इंडियन बासमती राइस पे लगभग 50% टैरिफ लगता था, जो अब घटकर 10% हो गया है। इससे एल फूड की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, वॉल्यूम्स में ग्रोथ आएगी और मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। ये स्टेप पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के कंपैरिजन में भी इंडियन कंपनीज को एडवांटेज देता है। अब सेकंड बात करते हैं, जो हमने बात किया था यूकोप्योर। यूकोप्योर सीवीडी, यूकोप्योर इसका जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इस पे सीवीडी होता है, जिसको बोलते हैं कि ये बाहर की कम एक्सपोर्टर्स, जैसे आज इंडिया अगर किसी बाहर के प्रोडक्ट पे ड्यूटी लगाता है तो उसको सीवीडी बोलते हैं। तो इकोप्योर एल का ऑर्गेनिक बिजनेस है, जिसपे पहले आपका ड्यूटी था, जो सीवीडी जो बोलते हैं ड्यूटी एक्सपोर्ट पे, वो था 340%, जो कि अब हो गया 75%। तो जो पहले पोटेंशियल लाइबिलिटी था, वो आपका था 163 करोड़ का, जो भी घटकर हो गया 40 करोड़। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो गया है। इस डेवलपमेंट से कंपनी को ऑर्गेनिक बिजनेस पर जो अनसर्टेनिटी थी वो काफी हद तक खत्म हो गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑर्गेनिक सेगमेंट ऑलरेडी कंपनी के रेवेन्यू को 11% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो ड्यूटी रिड्यूस हुई है, इससे इसे और काफी बेनिफिट हुआ। थर्ड पॉजिटिव ट्रिगर की बात करते हैं, तो क्रिसिल का क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड। ठीक है, क्रिसिल ने अभी रिसेंटली रेटिंग अपग्रेड करके डबल ए स्टेबल कर दी गई, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लो क्रेडिट रिस्क को इंडिकेट करता है। ये अपग्रेड इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को और भी मजबूत बनाता है। ग्रोथ आउटलुक की बात करें, तो ब्रोकर ने काफी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन दिए हैं। एक तो रेवेन्यू सीएजीआर होगा, जो FY 25-26 की हम बात कर रहे हैं, मतलब FY 25 से 28, सॉरी 26 नहीं, मेरी गलती हो गई, FY 25 से FY 28 की। तो जो रेवेन्यू सीएजीआर होगा 70% से ग्रोथ होगा। ईबीटा जो है आपका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन डिडक्शन एंड आर्मोटाइजेशन, उसका ग्रोथ होगा 18% से। पैट जो कि है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो सीएजीआर एक्सपेक्टेड है 18%। तो FY 28 तक कंपनी का पैट ऑलमोस्ट 990 करोड़ हो जाएगा, तक पहुंचने की उम्मीद है, जो अर्निंग विजिबल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं एल फूड की। वो भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एज ऑफ नाउ। तो और रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उनका 10, अभी जो रेवेन्यू ग्रोथ है FY 26 अर्निंग्स में, वो होगा 10,850। वो FY 28 तक बढ़कर हो जाएगा 13,830। ईबीटा, जो मैं ईबीटा का फुल फॉर्म को पहले बता ही चुका हूँ, वो बढ़कर अभी हो जाएगा 1,590 करोड़, लगभग 1,600 करोड़ के आसपास FY 28 तक। तो उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका पहुंच जाएगा 990 करोड़ FY 28 तक। तो ईपीएस आपका बढ़कर हो जाएगा 28.60। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर अभी कितना कंपनी कमा रही है, तो वो आपका हो जाएगा 28.60। और जो मार्जिन है वो भी इंप्रूव हो जाएंगे, लगभग आपका 11.5%। अब हम थोड़ा बहुत रेशियोज की बात करते हैं। अभी मैं रेशियोज जो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल की, रेशियोज की हम बाद में बात करते हैं, पहले ये स्लाइड देख लेते हैं। तो इसमें FY 20 से लेके 25 तक रेवेन्यू और पैट का सीएजीआर अगर देखें तो 16% है। और ठीक है, और 27% रहा है। कंपनी ने लगभग कंपनी ने लगभग 1600 करोड़ का क्यूमुलेटिव फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। अब ये जो फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है, ये आपका लगभग लगभग आपका डेट जीरो कर देगा FY 28 तक। तो जो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा FY 28 तक। आरओई और आरओसी भी लगभग 18% के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। हाँ, देखिए जो रेशियोज की हम बात कर रहे थे, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपका हो जाएगा 18.4%।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो हो जाएगा 17.6%। तो काफी एफिशिएंटली कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेशन की एफिशिएंसी की बात है। दोस्तों अभी रेशियोज को हम यहाँ पे डिटेल में नहीं समझ रहे हैं, वो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे बिकॉज इतना आसान नहीं है समझना। तो पहले एक सिर्फ कंपनी और ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हमारे वीडियोज आगे बढ़ते रहेंगे, हम रेशियोज को भी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि हेडविंड्स क्या हो सकते हैं। हेडविंड्स मतलब दिक्कतें क्या आ सकती है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क भी होते ही है। ठीक है। बासमती पैडी प्राइस में लगभग 12% की बढ़ोतरी हुई है, जो मार्जिन पर प्रेशर डाल सकती है। ठीक है। वो आपका पैडी जो बासमती पैडी है ऑलमोस्ट 70 to 80% है टोटल कॉस्ट का। तो जिसके कारण से थोड़ा प्रेशर आ जाएगा। ऑलमोस्ट 830 to 940 बेसिस पॉइंट्स का ग्रॉस मार्जिन पे प्रेशर आ जाएगा। ठीक है। ऑलमोस्ट लेकिन एल फूड के पास इसे मैनेज करने के लिए कई स्ट्रेटेजीज हैं। वो देखते हैं क्या वो करना चाहते हैं। दूसरा रिस्क हो सकता है कि फ्लड होता है पंजाब में, बिकॉज राइस सबसे ज्यादा पंजाब में उगता है, तो वहां पे अगर फ्लड आ जाता है या जो क्रॉप ईल्ड होता है कि एक जैसे होता है कि एकड़ में हम इतना टन उगा सकते हैं, अगर वो उसमें कम आ जाता है वो प्रॉब्लम हो सकता है। पर ये सब टेम्पररी है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये सब चलते रहेंगे उसके। तो अब हम देखते हैं कि एल एन टी मैनेज कैसे करेगा। ठीक है। एक तो इनका जो एज इन्वेंट्री मॉडल है वो काफी इनके लिए एडवांटेज होता है, बिकॉज बासमती में जितना पुराना बासमती होता है उतना बेटर होता है। तो इनके पास ऑलरेडी स्टॉक होता है, तो वो एक बेस्ट एडवांटेज है। दूसरा इनका प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स है, रियलाइजेशन है, बिकॉज एक्सपोर्ट करते हैं तो वो बहुत प्रीमियम में बिकता है। स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर है, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है नहीं ये सेगमेंट में। और ये हालांकि तो इनके पास जो ब्रांड है एल एन टी का ब्रांड है, तो उसके वजह से इनका प्राइसिंग पावर भी काफी बेटर होता है। एफिशिएंट जैसे अपन ने पहले रेशियो में देखा है, तो एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफी प्रेजेंस है, जैसे बोला कि आप 80 कंट्रीज में प्रेजेंट है, तो उनका काफी डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो इसमें से कंपनी का ज्योग्राफी डाइवर्सिफिकेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें से लगभग 46% रेवेन्यू आता है आपका यूएस से। दूसरा 9% रेवेन्यू आता है मिडल ईस्ट से। यूरोप और अदर्स ग्रोइंग मार्केट है, तो धीरे धीरे वहां पे भी आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी को रीजनल डिस्ट्रप्शन से बचाता है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम समझते हैं कि ये जो वॉर हो रही है मिडल ईस्ट में या ईरान और इसराइल की, तो इसमें अभी हम देखें तो मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि लगभग 4 लाख टन 4 लाख मिलियन टन बासमती राइस अभी ट्रांजिट में अटका हुआ है। ठीक है। मतलब वो ऑलरेडी निकल चुका है, पर ट्रांजिट में है। जो फ्राइट रेट्स है, फ्राइट यानी कि जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो शिप होती है, ठीक है, कुरियर आप बोल सकते हैं, पर इंटरनेशनल जाता है तो शिप जाता है उसको फ्राइट बोलते हैं, वो इंक्रीज हो चुके 3 to 4 टाइम्स। जिसके कारण से अब इन्हें हायर वर्किंग कैपिटल लगेगा। ठीक है। थोड़ा बहुत डिमांड डिस्ट्रप्शन भी होगा। पर अभी जो रिसेंट सीज फायर हुआ है, तो वो कुछ हद तक इनको रिलीफ रैली दे सकता है। अब हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्या है। हिस्टोरिकली ईरान में अपना सबसे ज्यादा ईरान बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराता था इंडियन बासमती राइस का। अब जो सीज फायर हुआ है, जो नेगोशिएशन चल रही है, तो उसमें काफी सारे सैंक्शन हट रहे हैं ईरान के ऊपर। तो वो एक पॉजिटिव हो जाएगा इंडिया के लिए, बिकॉज ये मार्केट भी खुल जाएगा इनके एक्सपोर्ट करने के लिए। दूसरा ग्रोइंग डिमांड है यूएस एंड यूरोप में, वो तो चल ही रहा है। और प्लस ये अभी जो यूरोप के जो छोटे कंपनीज में है, वहाँ छोटी कंट्रीज है, वहां पे भी फोकस कर रहे हैं। तो इनका ऑर्गेनिक फूड का जो प्रेजेंस है वो वहां पे काफी हद तक बढ़ने का कोशिश है। वैल्यूएशन की बात कर ले रहे हैं, तो FY 28 ये का जो ईपीएस है जो अपन ने बात किया 28.5, तो उसके हिसाब से 17 का पर्निंग ये देंगे पी, विच इज प्राइस टू इक्विटी। तो उस हिसाब से टारगेट आ जाता है 500 का। करंट मार्केट प्राइस है 410 का। करंट मार्केट प्राइस यानी कि जिस दिन रिपोर्ट बनी थी 10 अप्रैल को। पोटेंशियल अपसाइड हो जाता है 22% का। तो इंडिकेट्स की अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड है नहीं इसके।
अब हम बात कर रहे थे कि अगर कुछ रिस्क है तो जो ऑलरेडी रिस्क हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंक्रीज बासमती पैडी प्राइस जो बढ़े हैं, कि जो मिडल ईस्ट में अभी सीज फायर हुआ, अगर उधर एस्केलेट हो जाता है तो प्रॉब्लम है। जो इंडिया यूएस ट्रेड डील का अगर जो बेनिफिट जो हमने बोला था कि जो ऑर्गेनिक या जो सीवीडी 75% पे आ गया है, इनका जो ड्यूटी था, वो अगर इंडिया यूएस ट्रेड का बेनिफिट अगर रिवर्स हो जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशन मुझे इतना ज्यादा लगता नहीं है, क्योंकि हर कंपनी जो भी एक्सपोर्ट करती है करेंसी को हेज करके चलती है। और हायर फ्राइट एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एक हो सकता है। तो फाइनल समरी यही है कि स्ट्रॉन्ग एल एंड टी फूड का स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड, ग्लोबल प्रेजेंस, मल्टीपल ग्रोथ कैटलिस्ट और इंप्रूविंग फाइनेंशियल इस स्टॉक को अट्रैक्टिव बनाते हैं। मोतीलाल ओसवाल का बाय रिकमेंडेशन 500 का टारगेट प्राइस पॉजिटिव आउटलुक को सपोर्ट करता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टॉकलेंस इंडिया को। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ये आपका जो सब्सक्रिप्शन है, लाइक से यही मोटिवेट करते हैं कि आगे और भी कॉम्प्लेक्स चीजों को मैं सिंप्लीफाइड तरीके से बता सकूं, क्रिप्स और क्लियर बता सकूं। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इजाजत चाहता हूँ, पर लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए।